Types of laws in Indian legal system. The laws in Indian legal system can be broadly classified as follows: criminal law, civil law, common law और principle of natural justice. तो यहाँ पे हमें जो लॉज हैं इंडियन लीगल सिस्टम में उनको ब्रॉडली क्लासिफाई मतलब ब्रॉडली क्लासिफाई करके दिया हुआ है कि फर्स्ट वन इज सिविल लॉ, देन वी हैव first one is civil criminal law, then we have civil law, then common law, then principle of natural justice. तो इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे. क्रिमिनल लॉ क्या होता है? क्रिमिनल लॉ जो है, यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. क्रिमिनल लॉ, अगर कोई criminal offenses करता है, if someone is doing some criminal offenses, then like what are criminal offenses? Now you will think that what are criminal offenses? Criminal offenses क्या है? तो murder, rape, theft, fraud, cheating और assault जैसी चीजें किस में आती है? criminal offenses में means it is a crime. तो जो concerned with laws pertaining to violation of rule of public or public wrongs and punishments of same, ये जो लॉ है वो अगर कोई रूल का उल्लंघन करता है, वॉयलेशन ऑफ रूल करता है या फिर कोई पब्लिक रॉन्ग करता है, यू नो दीज थिंग्स आर व्हाट, दीज आर पब्लिक रॉन्ग्स और पीपल आर वायलेटिंग द रूल, दैट्स व्हाई इट इज अंडर क्रिमिनल ऑफेंसेस. गवर्नमेंट अंडर इंडियन पैनल कोड 1860 एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. अब इस लॉ को अगर ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हो रहे हैं तो हाउ विल, तो कहीं पे कुछ लिखा होना चाहिए. तो इंडियन पैनल कोड 1860 में और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में इनके बारे में लिखा है कि हाउ कि क्राइम क्या है, कितनी पनिशमेंट मिलेगी, कब मिलेगी और कितने दिनों के लिए मिलेगी. लाइक all the details about crime and how it is done and what will be the punishment of the crime is all given in क्रिमिनल लॉ. और क्रिमिनल लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडियन पैनल कोड 1860 में और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में. ये दोनों चीजें गवर्न करती हैं इस लॉ को. मतलब ये दोनों इसके अंडर ही आती है. मतलब नेचर और पनिशमेंट, जो इंडियन पैनल कोड 1860 वो सिर्फ नेचर बताता है और पनिशमेंट बताता है कि व्हाट इज, अगर थेफ्ट है तो व्हाट एक्चुअली थेफ्ट इज एंड उसकी पनिशमेंट क्या होगी. इट इज इन वेरी बेसिक मैनर, लाइक व्हाट इज नेचर एंड व्हाट इज पनिशमेंट, what's the nature of that crime that the person has committed and what will be the punishment. The Criminal Procedure Code 1973 defines exhaustive procedure for executing the punishments of crime. बल्कि लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है, वो पूरा एग्जॉस्टिव प्रोसीजर बताता है, लाइक हाउ द इफ थेफ्ट हैज कमिटेड देन what will be the whole procedure of अगर किसी को कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया है, देन पूरा प्रोसीजर क्या होगा, लाइक हाउ मेनी डेज ऑफ उसे कितने दिनों की सजा मिलेगी, कितने दिनों में बेल मिलेगी, पूरा पूरा कोर्ट का प्रोसीजर, कितने सालों की जेल हो सकती है, 2 साल की, 5 साल की, होल प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन द क्राइम, हाउ सीरियस द क्राइम वाज, डिपेंडिंग ऑन द हाउ सीरियस द क्राइम वाज ही विल गेट द पनिशमेंट. तो ये बहुत एक एग्जॉस्टिव प्रोसीजर है. इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम, जो हमारा क्राइम है वो कितना सीरियस है या फिर क्राइम को लेके पनिशमेंट गिवन होती हैं. और सिविल लॉ जो है, इसमें मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर दो लोगों में झगड़ा हो जाता है या ग्रुप ऑफ लोगों में, ग्रुप ऑफ पीपल इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन. अगर ग्रुप ऑफ पीपल में एंड इंडिविजुअल्स में झगड़ा हो जाता है या इंडिविजुअल और इंडिविजुअल में झगड़ा हो जाता है, देन वी विल go towards civil law. In case we want to solve those disputes, we will go towards civil law. Civil court enforce the violation of certain rights and obligations through the institute of a civil suit. जो सिविल कोड है वो वायलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स, वायलेशन मतलब यहाँ पे भी किसी के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लाइक इफ I am entering your house without your consent, I am violating your
right? Because you was the one who had right over your property, and you was not willing to let me in. Then and despite of that, I entered your house. That is what I violated your right. So, civil courts enforce the violation of certain rights and obligations. Obligation is something that you are obliged to do. Like, if I have purchased something from somebody, so I am obliged to pay the money, or I am obliged to pay the money. So there no option. I have no option. Or if I don't pay the money, I have to face the consequences, because he will go to the court, and I will come under the civil law because I have done a civil offense. और यहाँ पे इंस्टीट्यूट तो वायलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स और ऑब्लिगेशन थ्रू द इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सूट. अब जो ये मैंने वायलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स और ऑब्लिगेशन बताया, ऑब्लिगेशन थ्रू द इंस्टीट्यूट, ऑब्लिगेशन बताया, ये कब इम्प्लीमेंट होगा, लाइक हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ इट विल बी डन. So institute of civil suit is what? Civil suit is when a defendant, when plaintiff and defendant, like who is plaintiff? Plaintiff is me, the person who claims that, who says that the person next to me has committed the offense, committed that he has done wrong or violated my right, or he has violated my right, and like if he says that, then what is the sorry, civil suit, then I am the one, I'm the plaintiff. I am claiming, I am saying that he has done the wrong, then I have to prove that he has done the wrong. He have violated my right, he have done the civil offense. I am the one who has to prove that, who have to prove that. So that is what civil suit. Primarily focuses on disputes resolution rather than punishment. अब यहाँ पे हमें क्रिमिनल लॉ में क्या था, क्राइम किया है तो सजा मिलेगी, है ना. If you have done the crime, you will be punished. But in civil law में ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हमें डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको रिजॉल्व करना होता है. लाइक हमें लड़ाई झगड़ा, जो लड़ाई हो रखी होती है, जो डिस्प्यूट हो रखा होता है, हमें उसे सॉल्व करना होता है, ना कि पनिशमेंट देना होता. The act of process and the administration of civil law are governed by civil कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. मतलब जैसे कि हमारा क्रिमिनल लॉ जो था वो किससे गवर्न था, आईपीसी से, मतलब इंडियन पैनल कोड से, एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से. सिमिलरली जो हमारा सिविल लॉ है वो किससे गवर्न है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी से. Civil law can be further classified into law of contract, family law, property law and law of tort. मतलब जो सिविल लॉ है वो बहुत वर्सेटाइल है, बहुत वास्ट है, इसलिए उसको क्लासिफाई किया गया है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, फैमिली लॉ में, प्रॉपर्टी लॉ में, लॉ ऑफ टॉर्ट में. ये सारे जो लॉज हैं वो हम अभी आगे चैप्टर्स में एक एक करके इनके मीनिंग आपको पता चलते जाएंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल ऑफेंसेस आर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर और सेलर. Defamation is basically like when you cause damage to another person reputation, like आप किसी की reputation पे गलत कुछ बोल रहे हो, किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हो, that is what defamation. Breach of contract and disputes between landlords and tenants. लड़ाई झगड़ा हो गया लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच. अब हम आते हैं कॉमन लॉ पे. कॉमन लॉ क्या है, कॉमन लॉ को पहले मैं समझा देती हूँ. कॉमन लॉ जो है, मान लो एक लॉ है तुम्हारे पास, लाइक एक केस लॉ है, एंड जो प्रीवियस केस लॉ है और जो अब आपके पास केस लॉ है, दे बोथ आर सिमिलर, दे बोथ आर कॉमन. हमें नाम से पता चल रहा है कॉमन लॉ है. हमारे पास दोनों कॉमन केस लॉज हैं, एंड वी आर what we have to do the same decision that we implemented, that we have done on the previous law. like जो भी हमने पिछले वाले लॉ में जो भी डिसीजन लिया था, जो भी जजेस ने पिछले वाले लॉ में डिसीजन लिया था, वही डिसीजन उन्हें अब भी लेना पड़ेगा. So they both have to take the common decision, that is what common law.
देखो कॉमन लॉ जो है उसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, केस लॉ भी बोल सकते हैं, जजमेंट लॉ भी बोल सकते हैं. सो दीज ऑल आर सिनोनिम्स. A judgment delivered by Supreme Court will be binding upon the courts within the territory of India under the Article 141 of Indian Constitution. ठीक है, मतलब जो जजमेंट डिलीवर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से उसको, सुप्रीम कोर्ट इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो सबसे बड़ा कोर्ट है. एंड उसके नीचे जो जो भी कोर्ट्स होंगे उनको वही जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट डिलीवर कर दी है, लाइक किसी केस लॉ पे कोई जजमेंट डिलीवर कर दिया, अगर वही केस लॉ सेम केस अगर नीचे नीचे किसी भी कोर्ट के पास आता है, टेरिटरीज के कोर्ट के पास आता है, तो उनको भी सेम ही डिसीजन लेना पड़ेगा. कॉमन सेम ही डिसीजन लेना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था. द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसीजन इज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ. तो जो कॉमन लॉ को सपोर्ट करता है वो प्रिंसिपल है. डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसीजन एक प्रिंसिपल है जो कॉमन लॉ को सपोर्ट करता है. अब यहाँ पे हमें मीनिंग भी दिया गया है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसीजन का. डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसीजन का मतलब है टू स्टैंड बाय व्हाट that which is decided. The doctrine of state decisions reinforce the obligation of court to follow the same principle or judgment established by previous decision by ruling a case where the facts are similar or on four legs with the earlier decision. तो मतलब ये वही कह रहा है, to stand by what that which is decided. जो पहले डिसाइड हो चुका है उसके साथ ही खड़े रहना. तो जो पहले डिसाइड हो चुका है उसे अभी भी डिसाइड करना, अभी भी उसी को फॉलो करना. The doctrine of state decisions reinforce the obligation of court to follow the same principle or judgment established by previous decision. जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसीजन है वो मतलब एक तरीके से कोर्ट्स को बांध देता है ताकि वो वैस उसी प्रिंसिपल पे, सेम प्रिंसिपल और जजमेंट, अगर जो पहले जजमेंट पास की गई थी वही पहले डिसीजन पे जो पहले जजमेंट पास की गई थी वो अभी भी पास की जाए. अगर सेम केस है तो उसमें सेम जजमेंट पास की जाए. While ruling a case where the facts are similar or on four legs with the earlier decision. The same, अगर लॉ सेम है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में वही चीज़ आती है जो बहुत कॉमन चीज़ है. अपने केस में कोई भी अपने केस में कोई भी जज नहीं हो सकता, फिर पार्शियलिटी होगी ना. और हमें दोनों पार्टी की सुननी चाहिए. दिस इज वेरी नेचुरल चीज़ है जो हमें पता होंगी. डेट वी इवन अ लेमैन कैन एक्सप्लेन. तो ये बहुत बहुत कॉमन चीज़ें हैं. जैसे कि अपने केस में कोई वो नहीं अपने केस में कोई जज नहीं हो सकता. अगर अपने केस में कोई जज होगा तो ऑफ कोर्स पार्शियलिटी होगी, है ना. he have some personal interest in the case, so वो partiality करेगा. Audi alterum patrum meaning hear the other party or give the other party a fair hearing. मतलब अगर दोनों पार्टीज को, दोनों प्लेंटिफ को भी डिफेंडेंट को भी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए. जजमेंट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज स्टैट्यूट. इसमें जो है एक जजमेंट, जो स्टैट्यूट मैंने पहले बताया था, स्टैट्यूट क्या होता है, जो मतलब पूरे प्रोसेस के साथ जो लॉज बनाए जाते हैं पहले पार्लियामेंट में, फिर स्टेट असेंबलीज में, फिर उनका उनका एक स्टैट्यूट क्या थे, वो जो लॉज पहले एक प्रॉब्लम को लेके प्रेजेंट किए गए थे, देन होल प्रोसेस हुआ था, दोनों हाउसेस से पास किए गए थे, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए थे, देन फाइनली वो लॉ बने थे. वैसे लॉज को स्टैट्यूट बोलते हैं, है ना. तो ऐसे लॉज को ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये ओवरराइड या चेंज नहीं कर सकते. इन्फोर्सिंग द लॉ मतलब लॉ जो है वो लागू कैसे होता है. After the law is passed in parliament, it has to be enforced. जब लॉ मतलब पार्लियामेंट से पास कर दिया जाता है उसको फिर लागू करने की बारी आती है. Somebody should monitor whether the law is being followed. किसी को मॉनिटर करना पड़ेगा कि लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है या नहीं.
दिस इज अ जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिव और ये काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव. डिपेंडिंग ऑन वेदर द लॉ इज सेंट्रल लॉ or state law, the central and state government will be the enforcing authority. अब डिपेंड करता है कि लॉ जो है वो सेंट्रल लॉ है या स्टेट लॉ है. अगर सेंट्रल लॉ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ को लागू करवाने की कोशिश करेगी और स्टेट लॉ है तो स्टेट गवर्नमेंट इन्फोर्स करेगी लॉ को. फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज. अब जब लॉ को इन्फोर्स किया जाएगा, हमारा जो कंट्री है वो बहुत बड़ा है ना, तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के फंक्शंस जो हैं वो मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है. सम ऑफ द पॉपुलर मिनिस्ट्रीज आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक मिनिस्ट्री है. द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर भी एक मिनिस्ट्री है. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सो ऑन. मतलब ये सारी मिनिस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं. दीज मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय अ minister and run by officers of Indian Administrative Service. तो ये जो मिनिस्ट्रीज है इनको हेड कौन करते हैं? मिनिस्टर्स इनके हेड होते हैं. और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो आईएएस जो ऑफिसर्स होते हैं उन वो इनको चलाते हैं, इन मिनिस्ट्रीज को. The government of India exercises its executive authority to the number of government ministries or departments of states. The ministry is composed of employed officials known as civil servants and is politically accountable through a minister. Ministry is composed of known as civil servants. जो वहाँ के employees होते हैं, मतलब officers होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? Civil servants, and is politically accountable through the ministries. The major ministries are headed by cabinet ministers. जो ज़्यादातर जो ministries है वो किससे headed है? वहाँ पे उनका हेड कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर जो है sits in the Union Council of Ministers. Union Council of Ministers में बैठता है कैबिनेट मिनिस्टर and is typically supported by a team of union ministers called the ministers of state. और जो उसके नीचे मिनिस्टर्स होते हैं, जूनियर मिनिस्टर्स, उन्हें क्या बोलते हैं? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. फॉर एग्जाम्पल द इनकम टैक्स is implemented and enforced by Ministry of Finance. इनकम टैक्स किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट. मिनिस्ट्री इनकम टैक्स का जो इनकम टैक्स लागू करने का रोल जो है वो किसको दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को. थ्रू सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, CBIT. दो बोर्ड है हमारे पास फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में. एक तो CBIT है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और एक CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. CBIC under the Department of Revenue, and Department of Revenue is a department and is administered by officers of Indian Revenue Service. IRS officers होते हैं, वो गवर्न करते हैं इसको. ये बहुत मतलब ये तो सब तुमने सुना ही होगा. IAS, IPS, IRS. These are quite popular in India, you know. हर किसी का सपना होता है UPSC दे लो. By the way, we are CAs. We will give CA. We will see some of the major ministries and laws which are enforced by them. अब हम we will see some of the ministries and laws which are enforced by them. अब यहाँ पे हम कुछ major ministries के नाम पढ़ेंगे और laws उनमें क्या क्या वो कौन कौन से laws को enforce करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. The Ministry of Finance वित्त मंत्रालय. वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हिंदी में बोलते हैं वित्त मंत्रालय. इज अ मिनिस्ट्री विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न्ड विद इकोनॉमी ऑफ इंडिया. वित्त मंत्रालय जो है वो इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको गवर्न करता है. यू नो, अगर वो फाइनेंस से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पे वो इफेक्ट डालता है. सर्विंग एज अ ट्रेजरी ऑफ इंडिया. ये इंडिया का एक ट्रेजरी है इंडिया की. In particular, it concerns itself with taxation, financial legislature, financial institute, capital market, finances and union budget. मतलब हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? यूनियन बजट तैयार करना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो फर्स्ट फैब को हर बार फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करता है. और फाइनेंस मिनिस्टर अब हम कौन है? हमारी शी इज निर्मला सीतारमन.
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इज प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट, तो मैं बता रही थी अभी। वो यूनियन बजट इनका मतलब एक मेजर फंक्शन है। ये हर कोई वेट करता है, चाहे कोई प्रोफेशनल हो या कोई कॉमन मैन हो, क्योंकि वो कितना टैक्सेस के रेट में जानकारी देता है, और किस चीज़ पे महंगाई होगी, किस चीज़ पे कम कम रेट लगेगा, ये सब क्या है, ये सब मतलब प्रेजेंट किया जाता है यूनियन बजट में। और हाँ, एक और चीज़, वो जो जो यूनियन जब निर्मला सीतारमन, श्री निर्मला सीतारमन जी, हाँ, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो स्पीच बजट प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक स्पीच देती है। वो स्पीच जो होती है वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री लिख के देती है ना। ओके, who presented the maximum number of budget as a finance minister। यहाँ पे किसने, मतलब ये तो बस याद करने की चीज़ है, लाइक यहाँ पे मतलब यहाँ पे श्री मोरारजी देसाई जो 1962 से 1969 में थे, उन्होंने 10 बजट प्रेजेंट करे थे, फिर 9 बजट प्रेजेंट करे थे। श्री पी चिदम्बरम ने चिदम्बरम जी ने, श्री प्रणब मुखर्जी ने 8 बजट, एंड श्री यशवंत सिन्हा ने 8 बजट, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 6 बजट। तो ये तो यू हैव टू लर्न दैट, इट्स इसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो है वो एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है of four central services, civil services, namely Indian Revenue Services, Indian Audit and Account Services, Indian Economic Service, Indian Civil Account Service, also the apex controlling authority of one of the central commerce services, namely Indian Coast and Management Account Services. डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के ये सारे जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। Ministry of Corporate Affairs is an Indian government ministry primarily concerned with Administration of Companies Act 2013, the Companies Act 1956, the Limited Liability Partnership Act 2008, and Insolvency and Bankruptcy Code 2016, responsible mainly for regulation of Indian enterprises in industrial and service sector. The ministry is mostly run by civil servants of ICLD cadre. These officers are elected through a civil services examination conducted by UPSC. The highest post, Directorate General of Corporate Affairs, is fixed by apex scale for ICLS. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है। इंटीरियर मिनिस्ट्री है, रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस और इंटरनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक पॉलिसी। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, हेड करते हैं इसे। एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक बार पढ़ के दे रही हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि कुछ पढ़ाने की ज़रूरत है या कुछ समझाने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पॉइंट वाइज लिखा गया है। ये रूल्स हैं मिनिस्ट्रीज़ के, एंड कुछ मेजर फैक्ट्स हैं मिनिस्ट्रीज़ के बारे में। तो आई डोंट थिंक कि कुछ समझाने की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अ कैबिनेट मिनिस्ट्री है। Deals with the management of legal affairs through the legislative department, legislative activities through the Department of Legal Affairs, administration of justice in India through the Department of Justice. The Department of Legal Affairs is concerned with advising the various ministries of central government, while the legislative department is concerned with drafting of principal legislation for the central government. Department of Ministry of Law and Justice is divided into 3 parts. These 3 parts:
Department of Legal Affairs, Legislative Department, Department of Justice. The Securities and Exchange Board of India, SEBI जिसे बोलते हैं, the Securities and Exchange Board of India, SEBI, is a regulatory body for securities and commodity market in India under the ownership of Ministry of Finance within the Government of India. It was established on 12th April 1988 as a executive body and was given statutory powers on 30 January 1992 through the SEBI Act 1992. Reserve Bank of India (RBI). Reserve Bank of India is the Indian central bank and regulatory body responsible for regulation of Indian banking system. It is under the ownership of Ministry of Finance, Government of India. It is responsible for control, issue and maintaining supply of Indian rupee. It also manages the country's main payment system and works to promote its economic development. Bharatiya Reserve Bank Note Mudra (BRBNM) is a specialized division of RBI through which it prints and mints Indian currency notes in two of its currency printing presses located in Nasik, Western India, and Dewas, Central India. RBI establishes a National Payment Corporation of India as one of its specialized division to regulate the payment and settlement system in India. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation was established by RBI as one of its specialized division for purpose of providing insurance to deposits and guaranteeing of credit facilities to all Indian banks. Fourth है Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI). Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) is the regulator for overseeing insolvency proceedings and entities like Insolvency Professional Agencies (IPA), Insolvency Professionals (IP), and Information Utilities (IU) in India. It was established on 1st October 2016 and given statutory powers through the Insolvency and Bankruptcy Code, which was passed by Lok Sabha on 5th May 2016. It covers individuals, companies, limited liability, partnership, and partnership firms. The new code will speed up the resolution process for stressed assets in country. It attempts to simplify the process of insolvency and bankruptcy proceedings. It handles the cases using two tribunals like NCLT (National Company Law Tribunal) and Debt Recovery Tribunal.